स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। और मैं इसके पहले का जो भाग आपको बताई, उसके बाद दूसरा भाग लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि मैंने इसके पहले बताया, हर्षवर्धन के काल की शासन व्यवस्था या उनके विजय अभियान, जो हर्षवर्धन के समय की या हर्षवर्धन के काल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या उस समय की मुख्य बातें हैं, आज इस टॉपिक के अनुसार मैं समाज और संस्कृति पर चर्चा करूंगी आपसे। जैसा कि मैंने बताया कि प्राचीन भारत के इतिहास में हर्षवर्धन का काल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास के अंतिम पराक्रमी योग्य महान शासकों की अगर बात करें तो हम हर्षवर्धन का नाम लेते हैं। हर्षवर्धन के समय के बहुत सारे स्रोत, बहुत सारे ऐसे साधन हमारे पास उपलब्ध हैं जो हमें उस समय के बारे में बताने में सक्षम हैं। इसमें से हमने बात की ह्वेनसांग, जिन्होंने हर्ष के समय के बारे में बहुत कुछ बताया, वहां की राजनीति के बारे में, समाज के बारे में। उन्होंने जो सी यू की पुस्तक लिखी, उसमें बहुत विस्तार से हमें हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है, उनके समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, उस समय की क्या संस्कृति थी, किस तरह लोग धर्म हो, कला हो, साहित्य हो, उसके प्रति जो रुझान रखते थे, या बहुत सारे विद्वानों की जो कृति है वो जो हमारे सामने है, वह हर्ष के समय की उन्नत संस्कृति के बारे में हमें बताती है। तो आज फिर हम बहुत ही संक्षेप में और सरलता के साथ बात करेंगे हर्षवर्धन काल के समाज की। हर्षवर्धन काल के समाज की बात करें तो ह्वेनसांग ने जो लिखा है उससे भी हमें बहुत कुछ पता चलता है कि वहां की सामाजिक स्थिति कैसी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति में इस तरह विभाजित था समाज। लेकिन ह्वेनसांग ने क्या लिखा कि इसके अलावे भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलावे भी कुछ मिश्रित जातियां थी। संभवतः उन्होंने बहुत सारी जो जातियों के बीच उपजातियां होती है उनको उन्होंने मिश्रित जाति समझा होगा, या बहुत सारी जातियां जो विदेश से आकर के यहाँ घुल मिल गई थी उन्हें उन्होंने मिश्रित जाति कहा। ठीक है, उन्होंने अपनी नजर से देखा और कहा कि यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त और भी मिश्रित जातियां हैं। और उन्होंने क्या कहा कि सबके बारे में अलग अलग से बताया कि कौन सी जाति कैसी है। ब्राह्मण जाति के बारे में उन्होंने लिखा कि ये बहुत विद्वान होते थे, बहुत ही सहिष्णु होते थे, इनमें जो इनमें बुद्धि होती थी, कुछ अलग ही कैटेगरी का इनका दिमाग होता था, जिसके कारण बहुत सारे उच्च पदों पर हर्ष ने ब्राह्मणों को नियुक्त करके रखा था। बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर सचिव हो या अमात्य हो या उपरीक हो, उनमें से बहुतों अधिकांश ब्राह्मण थे, जो राजा हर्ष की नजर से या जो उस समय की जो मान्यता थी उसके अनुसार ब्राह्मणों को उसमें रखा गया था। ये ब्राह्मण जो थे बहुत उच्च विचार के होते थे, इनका खान पान बहुत संयमित था, इनमें विद्वता थी, बहुत सारे विषयों का के प्रकांड पंडित होते थे ये। इसके बाद उन्होंने क्षत्रिय पे बात की और क्षत्रिय के बारे में भी उन्होंने लिखा कि यह भी उच्च जाति में थी और इनका भी जीवन बहुत ही सरल था,
बहुत ही संयमित जीवन जीते थे, दिखावा नहीं था। ऐसी बातें उन्होंने लिखी जो उन्होंने देखा था। वैश्य की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि वैश्य जो हर्षवर्धन थे वह भी वैश्य जाति से थे। वैश्य जाति का मुख्य काम क्या था? व्यापार, उद्योग, ऐसे जितने भी काम हैं वह इनके जिम्मे था, वैश्य के जिम्मे में, और वो भी बहुत जिम्मेवारी से अपना काम करते थे। चौथी जो श्रेणी थी शूद्रों की, उनका मुख्य काम था कृषि करना। इन्हें समाज में थोड़ा नीची दृष्टि से देखा जाता था। उन्होंने लिखा है कि इन्हें नगरों से बाहर रखा जाता था। जब ये शहर में घुसते थे तो किसी तरह की आवाज करते हुए आते थे ताकि उच्च जाति के लोग इनसे दूर हो जाएं। उन्होंने लिखा कि दक्षिण भारत में तो शूद्रों से अगर कोई माने टच कर गया तो वो नर्मदा या ताप्ती नदी में नहा करके शुद्ध होता था। तो इस तरह से जाति व्यवस्था पर वेनसांग ने बहुत विस्तृत जानकारी दी और जितना उन्हें समझ में आया। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था थी और जाति व्यवस्था, जाति के अनुसार लोग काम करते थे, लेकिन इतनी भी कठोर व्यवस्था नहीं थी कि लोग एकदम से वही काम करें। अपने सुविधा के अनुसार भी बहुत बार देखा गया है कि उन्होंने अपना पेशा चेंज किया है। अब हम बात करेंगे भोजन की। तो भोजन के रूप में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के लोग होते थे, लेकिन उच्च वर्ग में मांसाहार का प्रयोग नहीं किया जाता था, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता था। बहुत तरह के चावल, गेहूं, दूध, घी, मक्खन, सब्जी, इस तरह की चीज का प्रयोग किया जाता था। और जो निम्न जाति के लोग थे उन्होंने वो मांस, मदिरा या लहसुन प्याज खाते थे, लेकिन खाने में दूध दही का विशेष महत्व था। कहा जाता है कि भोजन करना भी उसका भी एक तरीका होता था। स्नान करने के बाद भोजन किया जाता था। अगर भोजन लकड़ी के या मिट्टी के पात्र में बना हुआ हो तो दोबारा उस पात्र को नहीं, उस पे खाना बनाया जाता था। तो इस तरह बहुत सारे नियम थे भोजन से संबंधित भी, जिसे उस समय के लोग मानते थे। कहा जाता है कि उन्हें सात्विक खाना, सात्विक विचार, यही कारण था कि हम देखते हैं कि लोगों के विचार उच्च होते थे, सात्विक होते थे। तो इस तरह से उन्होंने ऐसा कहा और हर्षवर्धन के समय के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं। वस्त्र आभूषण। वस्त्र आभूषण तो जो महिलाओं का वस्त्र है, नीचे घाघरा, ऊपर चोली पहनना और एक दुपट्टा इस कंधे से इस कंधे तक आना, इस तरह के जो उच्च वर्ग के पुरुष होते थे वो सिर पे पगड़ी डालते थे। बहुत तरह के आभूषणों का प्रयोग होता था। सोने की कोई कमी नहीं थी, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात भरपूर थे। तो गले का हार पुरुष भी पहनते थे, महिलाएं भी पहनती थी। कानों का कुंडल हो या पैरों, महिलाएं पैर में पायल पहनती थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि धातु, बहुमूल्य धातु से लेकर के जो गरीब लोग होते थे वो तांबे, कांसे, पीतल, सीप वगैरह के भी आभूषण पहनते थे। कहने का अर्थ है कि वस्त्र और आभूषण के प्रति इनका रुझान हुआ करता था और वस्त्र आभूषण पहनते थे, रंगीन कपड़े पहनते थे। लेकिन यह भी हमने पढ़ा है, इन साधनों से हमें यह भी पता चलता है कि वो सफेद कपड़े या श्वेत वस्त्र को प्राथमिकता देते थे। नारियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि बाल विवाह भी हुआ। बहुत बार यहाँ पे हम देखते हैं कि सती प्रथा इस समय था। खुद हर्ष की माता ने
उनके पिता की मृत्यु होने के बाद वो सती हो गई थी। हम ये देखते हैं कि कन्नौज की जो शासिका थी, गृहवर्मन की पत्नी और हर्षवर्धन की बहन राजश्री, वो भी अपने पति के साथ, अपने पति की मृत्यु होने के बाद वह भी सती होने जा रही थी। वो भी अपने आप को आत्मदाह करने जा रही थी। तो इस तरह से महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ये उच्च वर्गों में थोड़ी ज्यादा बुरी स्थिति थी। सामान्य वर्ग में अगर हम देखें तो सामान्य स्थिति में सब कुछ चल रहा था। बहुत बार एक पुरुष 2-3 विवाह करता था, खासकर उच्च वर्ग में इसका ज्यादा प्रचलन था। महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी, साथ ही साथ बहुत सारी कलाओं में भी वो निपुण होती थी। संगीत हो, नृत्य हो, खाना बनाना हो, साज सज्जा का काम हो, तो इन सब में महिलाएं या लड़कियां या नारी जो भी है वह पारंगत होती थी। ये अलग बात है कि घरेलू क्षेत्र में अगर हम देखें तो उनका बहुत बार शोषण होता था, क्योंकि वही जैसा कि मैंने बताया, पारिवारिक कलह, एक व्यक्ति की 4 पत्नी 3 पत्नी और उसके द्वारा बच्चों को लेकर कलह, तो इस तरह के समस्याओं से भी महिलाओं को जूझना पड़ता था। रहन सहन और रीति रिवाज। रहन सहन की बात करें तो जो अमीर लोग होते थे, उच्च वर्ग के लोग होते थे, जिनके पास अधिक संपत्ति हुआ करती थी, वो नगरों में रहते थे। जो गरीब होते थे गांव में रहते थे, उनकी खेती होती थी। जो नगरों में रहते थे वो राज कर्मचारी के परिवार के होते थे, वो व्यापारी वर्ग के होते थे, उनका जो है वो उद्योग धंधा हुआ करता था। तो इस तरह से नगरों में भी लोग रहते थे और गांव में भी लोग रहते थे। कन्नौज बहुत ही संपन्न नगर था, बहुत लंबा चौड़ा था। एक जमाना था जब पाटलिपुत्र का बहुत बड़ा स्थान था कि पाटलिपुत्र ऐसा है। अब इस समय हर्ष के समय में हम देखते हैं कि कन्नौज एक बहुत बड़ा जगह हो गया था, बहुत ही विलासिता वाला जगह जिसको हम कह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले तो थानेश्वर ही हर्ष की राजधानी थी या हर्ष का क्षेत्र था। बाद में राजश्री ने कन्नौज को अपने भाई को ही दे दिया था और कन्नौज से ही कन्नौज को ही केंद्र बना दिया गया था हर्ष के काल में। तो इस तरह से कन्नौज जो है 5 मील चौड़ा और लगभग लंबा और 1.25 मील चौड़ा एक बड़ा नगर था, जहां हर सुविधा, सुख सुविधा थी। राजमहल बहुत भव्य थे। राजमहल के आगे जो है बाग बगीचा, झरना, फव्वारे सभी की व्यवस्था थी, जैसा कि लिखा गया है। इसके अलावा हम देखते हैं नगरों में भी जो घर थे वो बहुत भव्य नहीं थे, लेकिन हम देखते हैं कि वह भी साफ सुथरे आदर्श रूप में थे। बहुत सारे रीति रिवाज होते थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार होते थे उनका महत्व था। विवाह हो या जन्म उत्सव हो, बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। बहुत ही तड़क भड़क, अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण के साथ गाना बजाना, नृत्य संगीत की व्यवस्था होती थी। और हम कहे मृत्यु जो है, उसके मृत्यु के बाद 3 तरह से दाह संस्कार होता था। एक तो अग्नि के द्वारा अग्नि से जला देना, दाह संस्कार इसको कहते हैं। एक पानी में प्रवाह कर देना और एक खुले जगह में जो शव है उसको रख देना। तो इस तरह से इन रीति रिवाजों को वहां माना जाता था। मनोरंजन के साधन की बात करें तो मनोरंजन के प्रति भी उन लोग बहुत आगे रहते थे। मनोरंजन में भी वो पीछे नहीं रहते थे। उनका मुख्य मनोरंजन का साधन क्या था? पाशा या शतरंज। बहुत लोग शिकार भी खेलते थे। साथ ही साथ बहुत सारे तरह तरह की ऐसे खेल थे जो विशेष लोगों के द्वारा किए जाते थे। जैसे गांवों में तरह तरह की कलाएं दिखाई जाती थी, नट होते थे, जादूगर होते थे। इस तरह की बहुत सारे ऐसे मनोरंजन के साधन होते थे जिसमें लोग डूब करके आनंद लेते थे।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनोरंजन के साधन भी होते थे। जैसा कि एक है याद नहीं आ रहा अभी, राजमहलों का जीवन के बारे में ये कहना है कि राजमहलों का जीवन बहुत ही शान शौकत का होता था। राजा के महल होते थे, बहुत सारे उसमें कमरे होते थे, विलासिता की हर वस्तुएं होती थी, लेकिन राजमहलों में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ये अलग बात है कि राजमहलों की जो महिलाएं थी वो भी बहुत सारे कलाओं में दक्ष रहती थी, लेकिन उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया कि राजा महाराजाओं के यहाँ 2-4 विवाह की उनकी जो व्यवस्था थी, उसके कारण घरेलू कलह होता था। साथ ही साथ तरह तरह के षड्यंत्र भी होते थे। बहुत तरह के व्याभिचार यानी गलत चरित्र से संबंधित काम भी वहां पे होते थे, जिसमें षड्यंत्र या कपट छुपा होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहां की सामाजिक स्थिति ऐसी थी जो हमें, चाहे वो विंसान की पुस्तक हो, चाहे वो कादम्बरी हो, चाहे वो प्रियदर्शिका हो, इन कहानियों को पढ़ करके, इन नाटकों को पढ़ के, इन साहित्य को पढ़कर हमें इतनी जानकारी हर्षवर्धन के समय के समाज के बारे में पड़ती है। अब हम बात करेंगे वहां की धर्म और संस्कृति की, धार्मिक स्थिति क्या थी। तो धार्मिक स्थिति के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि हर्ष के समय हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारा उपस्थित था, सारे धर्म के लोग थे वहां। यह अलग बात है कि जैन धर्म थोड़ा पीछे हो गया था, उसकी अवनति होने लगी थी, लेकिन बौद्ध धर्म पूरे पराकाष्ठा में था। हीनयान हो या महायान हो, दोनों धर्म हर्ष के समय में फल फूल रहे थे। हम देखते हैं कि शुरू में राजा हर्षवर्धन शैव धर्मावलंबी था, यानी शिव को मानने वाला था, सूर्य को मानने वाला था, लेकिन बाद में वह बौद्ध धर्म से प्रेरित होके, प्रभावित होके बौद्ध धर्म का हो गया। तो जब हर्षी बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित हो गया, उस धर्म को स्वीकार कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि बौद्ध धर्म की उन्नति हुई। काशी, प्रयाग जो है, उज्जैन, ये हिंदू धर्म के मुख्य केंद्र थे। यहाँ पे शिव धर्म मानने वालों का, शैव धर्म मानने वाले का, यानी शिव को मानने वाले या विष्णु के मानने वाले की बहुत अधिकता थी इनकी यहाँ पर, और यह जो है एक प्रकार से हिंदू धर्म के केंद्र थे। शिव की पूजा की जाती थी, विष्णु की पूजा की जाती थी, साथ ही साथ बहुत सारे जो अवतार हुए थे, चाहे वो रामावतार हो, चाहे कृष्ण अवतार हो, चाहे वो परशुराम अवतार हो, इन अवतारों की भी पूजा की जाती थी, उनको महत्व दिया जाता था, और राजा के द्वारा भी इन धर्मों के प्रति सम्मान और जो उनको इज्जत मिलना चाहिए इन धर्मावलंबियों को मिलता था। सूर्य उपासना का बहुत महत्व था। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर्ष शिव के साथ साथ सूर्य के भी उपासक थे पहले, और दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व था। हर्षवर्धन खुद दान पुण्य करने के मामले में एक बहुत बड़े राजा माने जाते हैं। प्रयाग में वो हर 5 वर्ष पर एक सभा करते थे, और उस सभा में वो भरपूर दान देते थे, चाहे वो हिंदू धर्म वालों को दे, चाहे बौद्ध धर्म वालों को दे, चाहे जैन धर्म वालों को दे। इतना वो दान देते थे कि वो पूरी तरह से अपने आप को अपने वस्त्र तक उतार के दे देते थे, और अंत में कहा जाता है कि उनकी बहन के द्वारा दिए गए वस्त्र को वह पहनते थे। पूरे आभूषण, जो भी राजा के आभूषण होते, सब कुछ खोल करके वो दान दे देते थे। और ऐसी सभाएं उन्होंने 5 बार की, 6 बार की। प्रयाग में 6 बार उन्होंने ऐसी धर्म सभा की जिसमें उन्होंने खुल करके दान किया। यह एक बहुत बड़ी बात है। प्रयाग का धार्मिक सम्मेलन, जैसा कि मैंने बताया। अब हम बात करेंगे संस्कृति की। तो संस्कृति
के क्षेत्र में भी बहुत ही उन्नति हुई थी इस काल में। खासकर साहित्य के क्षेत्र में हम देखें तो हर्षवर्धन का काल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि हम खुद देखते हैं कि हर्षवर्धन जो एक शासक था, उसने 3 पुस्तकें लिखी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये तीनों पुस्तकें उनके साहित्य के प्रति अनुराग को दिखाता है, उनकी विद्वता को दिखाता है कि एक राजा होकर उन्होंने साहित्य के प्रति जो रुझान दिखाया और उसका जो रिजल्ट हमारे सामने, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हर्ष के समय की। और वानभट्ट जो उनके दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी नाम की 2 पुस्तकें लिखी, यह भी बहुत बड़ी कृति है हर्षवर्धन के काल की। इसके अलावा मयूर के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई जो सूर्य को समर्पित थी। उसे सूर्य शतक नाम की उसने पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने 100 श्लोक उन्होंने लिखा। दिवाकर, जयसेन, ये सब दरबारी कवि थे उनके, यानी कि वो साहित्य के प्रति या संस्कृति कला के प्रति वो इतने समर्पित थे कि उन्होंने दरबार में इन कवियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया, उन्हें दरबारी कवि बनाया। कौन कौन? मयूर, दिवाकर, जयसेन। ब्रह्मगुप्त भी इन्हीं के समय थे, जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की, जो खगोल विद्या, नक्षत्र विद्या से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। वल्लभी, नालंदा और विंध्याचल के वन क्षेत्र में एक महाविद्यालय था, जिसके संस्थापक जो थे वो दिवाकर मित्र थे। इन्होंने जो शिक्षा के केंद्र स्थापित किए, वह उस समय के संदर्भ में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि नालंदा हम जान रहे हैं कि कितना बड़ा विश्वविद्यालय था। यह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित था, बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए था, लेकिन यहां भी वेद, वेदांग, व्याकरण, उपनिषद सारे कुछ पढ़ाए जाते थे। यहाँ के जो कुलपति थे, उनका नाम था शीलभद्र, एक ब्राह्मण थे शीलभद्र, जो यहाँ के कुलपति थे। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि यहाँ 1500 शिक्षक थे, हजारों की संख्या में देश विदेश से आए हुए विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसके रख रखाव के लिए, इसको व्यवस्थित करने के लिए, सब कुछ सही व्यवस्था रहे, इसके लिए हर्ष के द्वारा बहुत बड़ी भूमि दी गई थी, जिसे ब्रह्मदेव कहा जाता है। उसके खर्च से ही, उसके द्वारा प्राप्त टैक्स से ही, उसके द्वारा उपज, कृषि जो भी हो, उसी से उस महाविद्यालय का खर्च चलता था, जो बहुत ही अच्छे तरीके से चलता था। आए दिन सभा, सेमिनार वहां हुआ करता था। विद्यार्थी और शिक्षकों का जो अनुपात था वह 1:6 था, 1 शिक्षक 6 विद्यार्थी। यह एक बहुत बड़ी बात थी कि शिक्षा के प्रति इतना अनुराग और इतना प्रेम था, शिक्षा के प्रति इतनी जिज्ञासा थी कि उस समय नालंदा जैसा महाविद्यालय इतना फला फूला। वल्लभी, यह भी एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, और यह वर्तमान में जो गुजरात का क्षेत्र है वहां पे वल्लभी था। और जैसे कि मैंने बताया कि विंध्य क्षेत्र, यानी कि विंध्य क्षेत्र में एक वन के बीच एक महाविद्यालय था, जहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उसके अलावे भी हिंदू धर्म के प्रति वो अस्त्र शस्त्र से लेकर के शास्त्र की शिक्षा, हर तरह की शिक्षा यहां दी जाती थी। जैसा कि हम जानते हैं वेनसांग भी आया, 6 साल तक नालंदा में रहा। वेनसांग तो आया ही था भारत, बौद्ध धर्म के प्रति जो उसका अनुराग था, जो उसकी जिज्ञासा थी, उसे शांत करने के लिए वो आया था। 600 ईस्वी में वह भारत, 600 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। 620 के लगभग वो भारत आए, और भारत
आने के बाद, बहुत जगह भ्रमण करने के बाद, जब वो हर्ष के कन्नौज में आए तो उसके बाद वो वहां वो बढ़िया से देखे। नालंदा गए, नालंदा में वो रहे, नालंदा में बहुत कुछ उन्होंने सीखा। बहुत सारा कहा जाता है कि एक एक दिन में वहां इतने सारे क्लास होते थे, कुछ उधर क्लास हो रहे, उधर क्लास हो रहे, इतने प्रकांड विद्वान लोग थे और इतने तेजस्वी स्टूडेंट थे, छात्र थे कि वो पूरा क्षेत्र जो है एकदम से शिक्षा से जो है पूरा क्या कहा जा सकता है, वो प्रकाशित था वो क्षेत्र। सीलभद्र के बारे में मैंने बताया। सीलभद्र कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इसके अलावा धर्मपाल, गुणमती, प्रभाकर मित्र, जिन मित्र, ज्ञान मित्र, ये सारे लोग वहां के विद्वान शिक्षकों में थे। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो चीन गए विद्याध्ययन के लिए, ज्ञान कुछ सीखने के लिए। कुछ लोग, बहुत लोग तिब्बत गए, कुछ अपनी जो ज्ञान प्राप्त की जो जिज्ञासा है उसे शांत करने के लिए, कुछ नया जानने के लिए, वहां की सभ्यता संस्कृति को जानने के लिए, इतिहास को जानने के लिए, धर्म को जानने के लिए बहुत सारे विद्वान बाहर गए। उसमें शांत रक्षित, पद्म संभव, कमलशील ऐसे जो विद्वान थे ये तिब्बत गए। और कुमार जीव, परमार्थ, शभाक, ये लोग चीन गए। इन लोग वहां से आकर के जो सीखे, जो जाने, उसको यहाँ की भाषाओं में उन्होंने अनुवाद किया, पुस्तक लिखे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस समय के संदर्भ में हम देखें, आज के संदर्भ में देखें तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि 600 ईस्वी, हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन के काल की, 606 ईस्वी में वो राजा बने, 647 तक लगभग राजा रहे वो। और इस बीच की बात है, यानी उस समय इतने पुराने समय में इतने उत्कंठा थी लोगों में, इतने प्रगतिशील विचार के थे लोग कि विदेश से आना जाना किस लिए? ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए करते थे। तो यह एक बहुत बड़ी बात थी। यह धर्म के साथ साथ वहां की संस्कृति भी बहुत उन्नत थी। जैसा कि मैंने बताया कि हर्ष जो है वो शुरू में शैव धर्म वाले थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया बाद में, लेकिन कभी उन्होंने धर्म के को लेकर के किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। सभी धर्म के प्रति उनका जो प्रेम था, उनका जो अनुराग था, जो समर्पण था, वो बराबर था। सभी धर्मों को एक बराबर दृष्टि से वो देखते थे। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि कन्नौज में भी एक महासभा हुई थी, जिसमें महायान धर्म को, बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा है, उसको उन्होंने कितना प्रसादित किया। ह्वेनसांग उस महासभा के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने लगातार 2-4 दिन तक बौद्ध धर्म पर अपना व्याख्यान दिया था। उसका काट करने वाला, क्रॉस क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं था। महात्मा बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति बनाई गई, बड़े जुलूस निकाले गए, बहुत दान पुण्य की गई। तो ये सारी बातें हर्ष के लिए, हर्ष के बारे में अगर हम जानते हैं तो यह कह सकते हैं कि हर्ष ने अपने समय में जो विजय अभियान उन्होंने किया वो किया, अपनी शासन व्यवस्था को जो सुव्यवस्थित किया, लेकिन धर्म और अपनी संस्कृति को उजागर करने में, उसे फैलाने में और संरक्षित करने में भी उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया। यह एक बहुत बड़ी बात थी। हर्षवर्धन के समय ऐसा हुआ, तो इसे हम ध्यान से देखें। इसमें कुछ हमने, चूंकि हर्षवर्धन इतने महान, इतने विद्वान थे कि उनके बारे में भी बहुत सारे विद्वानों ने 11वीं शताब्दी में अवंती सुंदरी नाम की एक पुस्तक लिखी गई, जिसे किसने लिखा? शेउदल ने। उसने हर्ष को क्या कहा? गिर हर्षमेश, यानी वाणी का हर्ष। हर्ष को क्या उपाधि दी गई? गिर हर्षमेश, वाणी का हर्ष। जयदेव ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रसन्न राघव, और उसमें भी उन्होंने हर्ष के बारे में बड़ा
उनको भी बहुत ही महत्व दिया, उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। उन्होंने लिखा कि हर्ष भाष जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, लेखक थे, कालिदास या वाण या मयूर जैसे विद्वानों में एक है, और उनको क्या कहा गया, कविता कामिनी का उपाधि दिया गया। उन्हें साक्षात हर्ष कहा गया। हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी। तो साक्षात खुशी, खुशी को हम देख नहीं सकते, लेकिन वो साक्षात खुशी, साक्षात हर्ष थे वो। तो इस तरह हर्ष की जो उपलब्धि थी, हर्ष की जो विद्वता थी, उनकी जो महानता थी, उसके बारे में बाद के समय में भी उनको बहुत महत्व दिया गया, उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में हर्ष एक महान शासक हुए। इसके साथ ही हम आज का चैप्टर समाप्त